हेलो दोस्तों, जीसी सर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं एलसी राव आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों इसके पिछले वाले वीडियो में हम लोगों ने आयनन ऊर्जा पूरी तरीके से कंप्लीट कर लिया था कि आयनन ऊर्जा किसे कहते हैं, आयनन ऊर्जा पर कौन कौन से ऐसे कारक हैं जो प्रभाव डालते हैं, और आयनन ऊर्जा के अनुप्रयोग के बारे में भी हम लोगों ने पूरी तरीके से कंप्लीट चर्चा किया था। उसके आगे का जो टॉपिक है वो एक महत्वपूर्ण टॉपिक है, यानी नाम है उसका इलेक्ट्रॉन लब्ध ऊर्जा। क्या होती है इलेक्ट्रॉन लब्ध ऊर्जा? आज पूरी तरीके से इसका डिटेल में अध्ययन करेंगे दोस्तों। तो लेते हैं सेशन का एक नया टॉपिक। नाम क्या है जिसका? इलेक्ट्रॉन लब्ध ऊर्जा। नाम क्या है इसका? इलेक्ट्रॉन लब्ध ऊर्जा, या इसी को नाम दे दिया जाता है इलेक्ट्रॉन लब्ध एंथैल्पी, यानी इलेक्ट्रॉन लब्ध ऊर्जा कहिए आप, या इसी को नाम क्या दे देते हैं हम लोग? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। नाम क्या देते हैं? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, जिसे शॉर्ट फॉर्म में हम लोग ईजीई से लिखते हैं, इसे डिनोट करते हैं, क्या प्रदर्शित करते हैं? ईजीई से प्रदर्शित किया जाता है। तो ये सारी की सारी चीजें क्लियर है दोस्तों। इसे हम लोग क्या कहते हैं? शॉर्ट फॉर्म में ईजीई से प्रदर्शित करते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन लब्ध एंथैल्पी क्या होती है, क्लियर, यानी इसके प्रभाव डालने वाले कारक क्या होते हैं, पूरी कंप्लीट पर चर्चा आज करेंगे दोस्तों हम लोग। तो इलेक्ट्रॉन लब्ध एंथैल्पी को हम लोग एक डायग्राम के माध्यम से समझें। बिल्कुल वही कॉन्सेप्ट होगा जो हम लोगों ने आयनन ऊर्जा के संदर्भ में सीखा था। जैसे देखें, जैसे मान लेते हैं ये कोई परमाणु है और ये परमाणु का क्या है? नाभिक है। ये परमाणु का नाभिक है और ये कोई परमाणु है और इस परमाणु का ये बाह्यतम कोश है। ये परमाणु का क्या है? ये बाह्यतम कोश है, यानी यह इसका आउटर मोस्ट सेल है। ये परमाणु का बाह्यतम कोश है, आउटर मोस्ट सेल है, यानी किसी भी और यह जो परमाणु है यह विलगित है, उदासीन है और गैसीय परमाणु है। गैसीय परमाणु है। क्लियर है दोस्तों? यानी हम लोगों ने जब आयनन ऊर्जा पढ़ रहे थे हम लोग, तो उसमें भी हम लोगों ने परमाणु के संदर्भ में क्या लिखा था कि परमाणु कैसा होना चाहिए, कि परमाणु उदासीन होना चाहिए, विलगित होना चाहिए, और किस अवस्था में होना चाहिए? वो गैसीय अवस्था में होना चाहिए। तो वहां भी हम लोगों ने इसे देखा था। यानी इलेक्ट्रॉन लब्ध ऊर्जा के संदर्भ में भी क्या होना चाहिए कि परमाणु आपका विलगित होना चाहिए, उदासीन होना चाहिए, और किस अवस्था में होना चाहिए? या गैसीय अवस्था में होना चाहिए। कहते हैं चीजें क्लियर है। अब इसकी डेफिनेशन किस तरीके से क्लियर करेंगे हम लोग, यानी किसी भी विलगित, उदासीन, गैसीय परमाणु के बाह्य कोश में एक इलेक्ट्रॉन को, यानी इसके इस बाह्य कोश में किसी भी इलेक्ट्रॉन को अगर हम लोग डालने का प्रयास करें, तो जब यह इलेक्ट्रॉन इसमें हम लोग डालते हैं तो यह परमाणु अपने अंदर से उष्मा यानी ऊर्जा को क्या करता है? इमिट करता है, निकालता है। ऊर्जा क्या करता है? ये निकालता है। तो यह जो निकाला गया ऊर्जा है, इसी को क्या बोल दिया जाता है? इलेक्ट्रॉन लब्ध ऊर्जा। क्या बोलते हैं इसे हम लोग? इलेक्ट्रॉन लब्ध ऊर्जा। यानी जब पहला इलेक्ट्रॉन इस परमाणु में जाता है तो इसके जो इलेक्ट्रॉन लब्ध ऊर्जा जो होती है, यानी डेल्टा EgE H जो होता है, यह कैसा होता है? इसका निगेटिव होता है। क्यों निगेटिव होगा दोस्तों? क्योंकि इसमें परमाणु ऊर्जा को क्या कर रहा है? उत्सर्जित कर रहा है। परमाणु ऊर्जा को क्या कर रहा है? उत्सर्जित कर रहा है। तो यहां पर डेल्टा एच का मान क्या हो जाएगा? ये निगेटिव हो जाएगा। ये जो डेल्टा एच है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है। ये क्लियर है दोस्तों? यानी इस तरीके से इसकी परिभाषा अगर हम लोग लिखना चाहें तो हम लोग लिख सकते हैं कि जब हम किसी भी उदासीन, विलगित तथा गैसीय परमाणु के बाह्य कोश में, यानी इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं इसकी परिभाषा, जब किसी उदासीन विलगित गैसीय परमाणु के
परमाणु के, दिखाई दे रहा है आपको, परमाणु के बाह्य कोश में एक इलेक्ट्रॉन प्रवेश करवाते हैं या कराते हैं तो परमाणु द्वारा उत्सर्जित ऊष्मा या उत्सर्जित ऊर्जा इलेक्ट्रॉन लब्ध ऊर्जा कहलाती है। इलेक्ट्रॉन लब्ध ऊर्जा कहलाती है। क्लियर है दोस्तों? तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन लब्ध ऊर्जा बोलते हैं। तो ये चीजें क्लियर है दोस्तों। परिभाषा क्या बनी इसकी कि जब किसी उदासीन विलगित गैसीय परमाणु के बाह्यतम कोश में यानी उसके बाह्य कोश में एक इलेक्ट्रॉन हम लोग क्या करते हैं? प्रवेश करवाते हैं, उसमें डालते हैं, तो वह परमाणु क्या करता है? अपने अंदर से ऊर्जा को बाहर निकालता है। तो वह जो ऊर्जा बाहर निकालता है इसी को क्या बोल देते हैं हम लोग? इलेक्ट्रॉन लब्ध ऊर्जा बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बोलते हैं। ठीक है, क्लियर है दोस्तों? तो ये इसकी क्या हो गई? परिभाषा हो गई। कहीं के किताबों में आपको ये भी डेफिनेशन मिलेगी कि एक मोल इलेक्ट्रॉन डालने के लिए, एक मोल इलेक्ट्रॉन डालने पर जो ऊर्जा निकलती है। तो यहाँ पर हम लोग पर इलेक्ट्रॉन ऊर्जा देख रहे हैं, वहां पर इलेक्ट्रॉन ऊर्जा पर मोल इलेक्ट्रॉन ऊर्जा के लिए बात करेंगे तो दोनों परिभाषाएं क्या होती है? सेम होती है। तो चाहे परमाणु के लिए आप एक इलेक्ट्रॉन की बात करिए, एक मोल इलेक्ट्रॉन की बात करिए, वहां यूनिट में थोड़ी सी क्या हो जाएगी? डिफरेंस आ जाएगी। तो हमने यहाँ पर बात की है किसी भी उदासीन विलगित गैसीय परमाणु के बाह्य कोश में यदि आप एक इलेक्ट्रॉन क्या करते हो? उसमें प्रवेश करवाते हो, तो जो ऊर्जा बाहर निकलती है उस ऊर्जा को क्या कहते हैं हम लोग? इलेक्ट्रॉन लब्ध एंथैल्पी कहते हैं। क्या बोलते हैं उसे हम लोग? इलेक्ट्रॉन लब्ध एंथैल्पी। जैसे एग्जाम्पल के लिए देखिए हम लोग, जैसे एग्जाम्पल है हमारे पास, जैसे कोई परमाणु मान लेते हैं यम है। ये यम क्या है? कोई परमाणु है, कलर रेड कलर यहाँ पे आपको क्लियर दिखाई नहीं देगा, मैं ब्लू से ही लिखता हूं। जैसे ये यम क्या है? कोई परमाणु है और यह परमाणु गैसीय अवस्था में है और उदासीन है। यह परमाणु क्या है? गैसीय अवस्था में है और उदासीन है। इससे जब आप एक इलेक्ट्रॉन को क्या करते हो? निकालते हो, एक इलेक्ट्रॉन क्या करते हो? जब इसमें आप डालते हो तो यह परमाणु किसमें परिवर्तित हो जाता है? यम माइनस में परिवर्तित हो जाता है। किसमें परिवर्तित हो जाता है? ये यम माइनस में। तो जब आपने पहला इलेक्ट्रॉन डाला तो यह इसका क्या कहलाएगा? फर्स्ट इजीई कहलाएगा। प्रथम इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कहलाएगी, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कहलाएगी जब आपने पहला इलेक्ट्रॉन डाला। और इसका जो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होगा, इसके लिए जो डेल्टा एस का मान होगा वो क्या होगा? निगेटिव होगा। डेल्टा एस का मान इसके लिए क्या होगा? निगेटिव होगा। लेकिन अगर इसी में आप क्या करो कि दूसरा इलेक्ट्रॉन प्रवेश कराने की कोशिश करो, यानी एक इलेक्ट्रॉन और इसमें अगर आप डालने की कोशिश करें तो इस पर क्या आएगा? यम -2 का चार्ज आएगा। लेकिन होगा क्या? यह इसकी जो सेकेंड इजीई हो जाएगी, इसके लिए जो डेल्टा एस का मान होगा वो क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वहां पे पॉजिटिव हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इस यम पर चार्ज कैसा है? माइनस का, यानी इसके पास इलेक्ट्रॉनों की क्या है? अधिकता है। और इसके बाद में अगर इसमें आप और भी इलेक्ट्रॉन डालने की कोशिश करेंगे तो इस इलेक्ट्रॉन के बीच में प्रतिकर्षण बल पाया जाएगा, आसानी से नहीं जाने देगा। तो इसके प्रतिकर्षण बल को तोड़ने के लिए आपको बाहर से क्या देनी पड़ेगी? ऊर्जा देनी पड़ेगी। और अगर आप बाहर से ऊर्जा इसे देते हो तो उस कंडीशन में डेल्टा एस का मान क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। यानी अगर हम लोग कहें तो इस इलेक्ट्रॉन लब्ध एंथैल्पी के लिए जो प्रथम इलेक्ट्रॉन लब्ध एंथैल्पी जो होती है, लब्ध एंथैल्पी या ऊर्जा जो होती है, यह कैसी होती है? उष्माक्षेपी। इसकी जो प्रक्रिया होती है यह उष्माक्षेपी होती है, एक्सोथर्मिक होती है। लेकिन द्वितीय इलेक्ट्रॉन लब्ध ऊर्जा जो होती है यह होती है क्या? उष्माशोषी। यह कैसी होती है? उष्माशोषी होती है। क्लियर है?
यानी प्रथम इलेक्ट्रॉन लब्ध एंथैल्पी क्या होती है, इसका मान नेगेटिव होता है, यानी कि परमाणु के अंदर से ऊर्जा निकलती है। लेकिन जब उसमें आप दूसरा इलेक्ट्रॉन भी डालने की कोशिश करते हो तो इलेक्ट्रॉनों के बीच में प्रतिकर्षण पाया जाता है, और उस प्रतिकर्षण को तोड़ने के लिए वहां पर क्या करते हैं, आप बाहर से ऊर्जा देते हैं, इसलिए डेल्टा एच का मान क्या हो जाता है, धनात्मक हो जाता है। यानी कि फर्स्ट जो Ege का मान होगा ये ऊष्माक्षेपी होगा, और दूसरे Ege का मान क्या हो जाएगा, यहाँ पे ऊष्माशोषी हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, लिख भी सकते हैं कि किसी भी, यहाँ पर पॉइंट डाल करके हम लोग लिख भी लें इसे, किसी भी ऋणायन में एक और दिखाई दे रहा है आपको, एक और इलेक्ट्रॉन डालने पर इलेक्ट्रॉन के बीच प्रतिकर्षण बढ़ जाता है, जिसे तोड़ने के लिए अलग से ऊर्जा देनी पड़ती है, जिससे द्वितीय Ege धनात्मक होती है। ये पॉइंट से दोस्तों, जिससे द्वितीय जो Eg होती है ये क्या होती है, धनात्मक होती है। मैंने आपको क्या बताया, एक बार फिर से आप रिकॉल कर लीजिए से। मैंने आपको बताया कि किसी विलगित उदासीन गैसीय परमाणु में एक इलेक्ट्रॉन डालने पर जो ऊर्जा मुक्त होती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन लब्ध ऊर्जा बोलते हैं। ये कोई परमाणु है जो विलगित उदासीन और गैसीय है, इसमें आप एक इलेक्ट्रॉन प्रवेश करवाओ तो ये परमाणु अपने अंदर से ऊर्जा को क्या करेगा, निकालेगा, और इस निकाली गई ऊर्जा को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन लब्ध ऊर्जा बोलते हैं। इलेक्ट्रॉन बंधुता और इलेक्ट्रॉन लब्ध ऊर्जा में अंतर होता है। क्लियर है दोस्तों, इलेक्ट्रॉन बंधुता होती है, किसी भी परमाणु में इलेक्ट्रॉन जो डालते हैं उसकी जो क्षमता होती है वो बंधुता होती है। इलेक्ट्रॉन जोड़ने की क्षमता हम कह सकते हैं उसे, इलेक्ट्रॉन जोड़ने की जो क्षमता होती है वो इलेक्ट्रॉन बंधुता होती है। यहां पर जोड़ने पर जो ऊर्जा मुक्त होती है ये इलेक्ट्रॉन लब्ध ऊर्जा होती है। यहां पर कंफ्यूज नहीं होना है आपको। यानी जो फर्स्ट Ege होता है इसके लिए मान क्या होता है, नेगेटिव होता है। अब आगे ऐसे भी एलिमेंट्स आपको मिलेंगे जिसके फर्स्ट Ege का मान ही कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। तो उसके लिए क्या आवर्तता क्या है इलेक्ट्रॉन लब्ध ऊर्जा में, वो आगे हम लोग सीखेंगे। यानी परिभाषा इसकी क्या बनी, जब किसी उदासीन विलगित गैसीय परमाणु के बाह्यकोश में एक इलेक्ट्रॉन प्रवेश कराते हैं तो परमाणु द्वारा उत्सर्जित ऊर्जा ही क्या कहलाती है, उसकी इलेक्ट्रॉन लब्ध ऊर्जा कहलाती है। जैसे मैंने एक एग्जांपल के माध्यम से आपको समझाया। मैं उम्मीद करता हूं ये सारे टॉपिक आपको समझ में आए होंगे। तो एक बार से आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो अब आगे देखते हैं दोस्तों, और देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन लब्ध ऊर्जा को प्रभावित करने वाले कारक, कि कौन कौन से ऐसे कारक हैं जो इलेक्ट्रॉन लब्ध ऊर्जा को प्रभावित करते हैं। कौन कौन से ऐसे कारक हैं जो इलेक्ट्रॉन लब्ध ऊर्जा को प्रभावित करते हैं। यानी देखिए, यानी हेडिंग है हमारा इलेक्ट्रॉन लब्ध ऊर्जा को प्रभावित करने वाले कारक, इलेक्ट्रॉन लब्ध ऊर्जा को प्रभावित करने वाले कारक, कि कौन कौन से ऐसे कारक हैं जो इलेक्ट्रॉन लब्ध ऊर्जा को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। जिनमें से सबसे पहला जो कारक है वो परमाणु का क्या है, आकार है। सबसे पहला कारक क्या है, परमाणु का आकार। तो यानी पहला जो प्रभावित करने वाला कारक है यह आपका क्या है, परमाणु का आकार। परमाणु का क्या है, आकार है। तो जनरल ट्रेंड वही है, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन लब्ध ऊर्जा होती है, मैं यहाँ एक सीक्वेंस भी लिख दूं कि Ege जो होता है यह क्या होता है,
यह प्रोपोर्शनल होता है किसके, सॉरी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किसके होता है, परमाणु आकार के। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किसके होता है, परमाणु आकार के। क्लियर है दोस्तों। यानी ई की जो वैल्यू होती है वह एटॉमिक साइज के क्या होती है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। यानी अगर हम लोग बात करें आवर्त सारणी की, जैसे ये आवर्त सारणी है, आवर्त सारणी है, और अगर हम लोग आवर्त में बाएं से दाएं जाएं, और ये वर्ग है, वर्ग में ऊपर से नीचे जाएं, आवर्त में बाएं से दाएं जाएं और वर्ग में ऊपर से नीचे जाएं, तो क्या होगा। तो देखते हैं यहाँ पे, जब हम आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाते हैं, आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाते हैं, तो परमाणु का जो आकार होता है, परमाणु आकार घटता है। परमाणु आकार क्या होता है, घटता है। जब हम वर्ग में ऊपर से नीचे जाते हैं तो परमाणु आकार क्या होता है, परमाणु आकार बढ़ता है। यानी जब परमाणु आकार घटेगा तो इलेक्ट्रॉन लब्ध ऊर्जा जो होगी ई की वैल्यू क्या होगी, बढ़ेगी। बढ़ने से मतलब यह है कि और ज्यादा निगेटिव होगी, यानी ऊर्जा का उत्सर्जन और अधिक होगा, यानी कि वैल्यू डेल्टा एस का मान और ज्यादा निगेटिव होगा। और यहां पर जब आप परमाणु आकार बढ़ता है तो ई की जो वैल्यू होती है, यह वैल्यू क्या होती है, कम होती है। यानी कि निगेटिव मान क्या होगा, उसका घटेगा। बस आपको ये याद रखना है। ये ट्रेंड है आवर्त सारणी में। अगर आप आवर्त में बाएं से दाएं जाते हैं तो क्या होगा कि परमाणु आकार क्या होगा, घटता है। अगर परमाणु आकार घटेगा तो ई की वैल्यू क्या होगी, बढ़ेगी। लेकिन अगर वर्ग की बात करें, वर्ग में जब आप ऊपर से नीचे जाते हैं तो परमाणु का आकार क्या होता है, परमाणु का आकार बढ़ता है। परमाणु के आकार के बढ़ने के साथ साथ ई की वैल्यू क्या होती है, घटती है। ऐसा क्यों होता है ये आप जानते भी हैं, और आगे जब हम लोग आवर्तता इसके बारे में पढ़ेंगे तो वहां भी हम लोग सीखेंगे इसके बारे में। तो अभी आप इतना जानिए कि ये जो मैंने आपको बताया, अभी आप इतना सीखिए इसे। नेक्स्ट जो टॉपिक है, जो दूसरा प्रभावित करने वाला कारक है, वो है प्रभावी नाभिकीय आवेश। यानी दूसरा जो है, यहाँ पे ये आपका पहला था, ये दूसरा है, यहां मैं लिख देता हूं दूसरा। ये जो दूसरा है ये है प्रभावी नाभिकीय आवेश। क्या है दोस्तों, प्रभावी नाभिकीय आवेश। कि प्रभावी नाभिकीय आवेश के प्रभाव में ये इलेक्ट्रॉन लब्ध ऊर्जा किस प्रकार से, इसकी उपस्थिति में इलेक्ट्रॉन लब्ध ऊर्जा किस प्रकार से प्रभावित होती है। तो देखिए, यानी अगर मैं ई की बात करूं, ई जो है यह प्रोपोर्शनल होता है किसके, प्रभावी नाभिकीय आवेश के। प्रभावी नाभिकीय आवेश के क्या होता है, यह प्रोपोर्शनल होता है। क्लियर है। यानी अगर हम यहां पर देखें, अगर जेड इफेक्टिव की वैल्यू क्या हो रही है, बढ़ रही है। जेड इफेक्टिव की वैल्यू अगर बढ़ रही है तो जेड इफेक्टिव की वैल्यू बढ़ेगी तो ई का भी मान क्या होगा, बढ़ेगा। क्लियर है। अगर जेड इफेक्टिव क्या हो रही है, बढ़ रही है, तो ई की वैल्यू भी क्या होगी, बढ़ेगी। यानी उसकी निगेटिव वैल्यू क्या होगी, बढ़ेगी। डेल्टा एस का मान और ज्यादा निगेटिव होगा। तो ये दो प्रभावित करने वाले कारक हैं। एक बार से आप इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक क्या होता है इसका। नेक्स्ट जो प्रभावित करने वाला कारक है वो क्या होता है। तो तीसरा जो कारक है दोस्तों, तीसरा कारक है, यहां पर स्पेस है, मैं यहां बता देता हूं आपको। तीसरा कारक होता है परिरक्षण प्रभाव।
परिरक्षण प्रभाव, आप जानते हैं परिरक्षण प्रभाव क्या होता है। इसके पहले में हम लोगों ने जितने भी टॉपिक आवर्तता, जितने भी पीरियोडिसिटी पढ़ी है, उसमें ये सारे के सारे टॉपिक बार बार रिवाइज हो रहे हैं। तो इस उम्मीद से आप जान सकते हैं कि जितने भी टॉपिक है किस प्रकार से कितने महत्वपूर्ण हैं, टीजीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, या एलटी के, या पीजीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, या बोर्ड एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। जो आप 12वीं का एग्ज़ाम देते हैं, जो भी बच्चे हमारे जो वीडियो देख रहे हैं जो 12वीं में, उनके लिए भी ये ट्रेंड क्या होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। बाकी टीजीटी, पीजीटी और रियलिटी के लिए तो है ही है ये। प्रभावी परिरक्षण प्रभाव की अगर बात करें तो ECE की जो वैल्यू होती है, इस ECE की वैल्यू परिरक्षण प्रभाव के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। परिरक्षण प्रभाव के क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। यानी अगर ECE की वैल्यू बढ़ानी है आपको, अगर ECE की वैल्यू बढ़ेगी तो जो परिरक्षण प्रभाव है, अगर आपको ECE की वैल्यू बढ़ानी है तो परिरक्षण प्रभाव को क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। यानी ये दोनों क्या होते हैं, एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। बात समझ में आई, ये दोनों क्या होते हैं, यहाँ पे इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। एक बढ़ेगा तो दूसरा क्या होगा, घटेगा। क्लियर है दोस्तों। तो ये था इलेक्ट्रॉन लब्ध ऊर्जा को प्रभावित करने वाले कारक। एक कारक और होता है, तो इसको आप एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर उसे हम लोग देखते हैं। तो उसे हम लोग देखते हैं। और जो चौथा कारक होता है, चौथा कारक होता है आपका अर्धपूरित या पूर्ण पूरित इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। चौथा कारक क्या होता है, चौथा कारक होता है आपका, ये होता है अर्धपूरित या पूर्ण पूरित इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अर्धपूरित या पूर्ण पूरित इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ये अर्धपूरित या पूर्ण पूरित इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी इलेक्ट्रॉन लब्ध ऊर्जा को क्या करता है, प्रभावित करता है। जैसे अर्धपूरित और पूर्ण पूरित विन्यास जो होता है यह अस्थायी होता है। यहां पर हम लोग लिखेंगे भी इसे, यानी अर्धपूरित और पूर्ण पूरित विन्यास अस्थायी होता है। जब कोई भी विन्यास अस्थायी है, यानी जब वो अर्धपूरित हो या पूर्ण पूरित विन्यास है, अगर वह अस्थायी है, तो अगर आप उसे इलेक्ट्रॉन दो भी तो वह इलेक्ट्रॉन को नहीं लेना चाहेगा। भाई अगर कोई अमीर है तो गरीब क्यों होना चाहेगा। तो अगर अर्धपूरित विन्यास है या पूर्ण पूरित विन्यास है, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन लब्ध ऊर्जा का जो मान होगा वो धनात्मक आएगा। पहले ही इलेक्ट्रॉन जब आप उसमें डालेंगे, तो अगर आप जबरदस्ती डालेंगे उसमें, तो बाहर से एनर्जी आपको देनी पड़ेगी। और यदि आप बाहर से एनर्जी दे रहे हैं सिस्टम को, तो डेल्टा एस यानी एंथैल्पी क्या हो जाएगी, वहां पे पॉजिटिव हो जाएगी। यानी इसलिए हम ये कह सकते हैं कि अर्धपूरित और पूर्ण पूरित विन्यास अस्थायी होता है। इसलिए प्रथम EGE का मान धनात्मक होता है। इसके प्रथम EGE का मान क्या होता है, धनात्मक होता है। जैसे कि अक्रिय गैसें हैं, अक्रिय गैसों का जो विन्यास होता है वह पूर्ण पूरित होता है, यानी वह इलेक्ट्रॉन को एब्जॉर्ब नहीं करेंगे। और अगर आप करवाते भी हैं तो आपको बाहर से हाई एनर्जी क्या करनी पड़ेगी, देनी पड़ेगी। इसलिए अगर एनर्जी आप बाहर से देते हैं तो डेल्टा एस का मान क्या होगा, वहां पे धनात्मक होगा। तो ये 4 पॉइंट्स जो थे, ये थे इलेक्ट्रॉन लब्ध ऊर्जा को प्रभावित करने वाले कौन से कारक। कितने कारक होते हैं, 4। पहला मैंने आपको क्या बताया, परमाणु का आकार। अगर परमाणु का आकार बढ़ता है तो EWG का मान, EGE का मान क्या हो जाएगा, घट जाएगा। दोनों एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। और अगर परमाणु का आकार घटता है तो EGE का मान क्या होगा, उस समय बढ़ेगा। दूसरा मैंने आपको बताया परिरक्षण प्रभाव। परिरक्षण प्रभाव भी क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अगर परिरक्षण प्रभाव बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन लब्ध एंथैल्पी क्या होगी, घटेगी।
और अगर परिरक्षण प्रभाव घटेगा तो इलेक्ट्रॉन लब्ध एंथैल्पी क्या होगी, बढ़ेगी। तीसरा पॉइंट मैंने आपको बताया जेड इफेक्टिव का, यानी प्रभावी नाभिकीय आवेश का। प्रभावी नाभिकीय आवेश जो होता है या इनवर्सली प्रोपोर्शनल ना होकर के उसके प्रोपोर्शनल होता है, यानी दोनों साथ में बढ़ेंगे भी और दोनों साथ में क्या होंगे, घटेंगे भी। चौथा जो पॉइंट्स है ये है अर्धपूरित या पूर्ण पूरित विन्यास, यानी अर्धपूरित और पूर्ण पूरित विन्यास अस्थायी होते हैं, इसलिए इनके प्रथम ईजीई का ही मान क्या होता है, धनात्मक होता है। तो ये थे इसके प्रभावित करने वाले कारक। अब इसमें आवर्तिता क्या होती है, बस ये आवर्तिता देखते हैं दोस्तों। इसे आप एक बार से स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं आवर्तिता। तो नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों ईजीई में आवर्तिता। नेक्स्ट हेडिंग क्या है हमारा, ईजीई में आवर्तिता। ईजीई में आवर्तिता कि क्या आवर्तिता होती है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में। जिनमें से पहला देखें अगर हम लोग, जैसा मैंने आपको लिखवाया, पहला पॉइंट क्या लिखवाया मैंने आपको, इसमें मैंने पहला पॉइंट आपको लिखवाया है कि आवर्त में बाएं से दाएं चलने पर परमाणु का आकार घटता है, जिससे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो होती है इसका मान बढ़ता है। इसका मान क्या होता है, बढ़ता है। यानी अगर आप आवर्त में बाएं से दाएं चल रहे हैं तो ईजीई का मान क्या होगा, बढ़ेगा। यानी अगर मैं आपसे बताऊं इस प्रकार, हैलोजन को अपना अष्टक पूर्ण करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है। इसलिए इनके ईजीई का मान अधिक होता है। ईजीई का मान क्या होता है, अधिक होता है। क्लियर है सभी को। और जो क्षारीय धातुएं होती हैं और क्षारीय धातुओं के ईजीई का मान आवर्त में न्यूनतम होता है। क्लियर है दोस्तों। जो पॉइंट पर जो स्टेटमेंट मैंने लिखा है कि आवर्त में यदि आप बाएं से दाएं जाते हैं, आवर्त में क्या करते हैं, यदि आप बाएं से दाएं जाते हैं तो परमाणु का आकार क्या होता है, घटता है। परमाणु का आकार क्या होगा, घटेगा। और अगर परमाणु का आकार घटेगा तो मैंने आपको बताया है कि परमाणु का आकार अगर घट रहा है तो उस कंडीशन में ईजीई का मान क्या हो जाएगा, बढ़ेगा। क्यों, क्योंकि दोनों एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर परमाणु आकार घटता है तो ईजी का मान क्या होगा, बढ़ जाएगा। क्या इतनी चीजें क्लियर है। तो अगर देखा जाए तो जैसे जब आप आवर्त में बाएं से दाएं जाते हैं तो हैलोजन जो होता है, हैलोजन के बाह्य कोश में 7 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। हैलोजन के बाह्य कोश में कितने इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, 7 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। यानी कि ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, यानी अष्टक को पूरा करने के लिए उसे मात्र 1 इलेक्ट्रॉन की क्या होती है, आवश्यकता होती है। तो अगर आप 1 इलेक्ट्रॉन उसमें प्रवेश कराना चाहें तो वह 1 इलेक्ट्रॉन को आसानी से क्या कर लेता है, अपने अंदर आ जाने देता है और ज्यादा मात्रा में ऊर्जा को क्या करता है, वह निकालता है, जिससे उसके ईजी का मान क्या होता है, बढ़ जाता है। यानी हैलोजनों के जो ईजी का मान होता है वह अपने आवर्तों में क्या होता है, सबसे अधिक होता है। और अगर मैं बात करूं क्षारीय धातुओं की, जैसे कि सोडियम की, पोटेशियम की, लिथियम की, इन सब की अगर बात की जाए
तो ये आवर्त में सबसे पहले इन्हीं से मुलाकात होती है आपकी, यानी इनके जो इजी ई का मान होता है यह सबसे कम होता है। वही मैंने यहाँ पे लिखा है कि यदि आप आवर्त में बाएं से दाएं जाते हैं तो परमाणु आकार क्या होता है, घटता है, जिससे इजी का मान क्या होता है, बढ़ता है। यानी हेलोजनों का अष्टक पूर्ण करने के लिए सिर्फ इनको एक इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है, इसलिए इनके इजी का मान क्या होता है, अधिक होता है, और क्षारीय धातुओं के इजी का मान क्या हो जाता है, कम हो जाता है। जो नेक्स्ट पॉइंट है आप यहां देखिए, दूसरा पॉइंट, वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर, ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु का आकार बढ़ता है, परमाणु का आकार बढ़ता है, जिससे इजी ई का मान घटता है। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होगी, घटेगी। यदि आप वर्ग में ऊपर से नीचे जाते हैं तो परमाणु के आकार में क्या होती है, वृद्धि होती है। परमाणु के आकार में क्या होगी, वृद्धि होगी। और यदि परमाणु का आकार बढ़ रहा है तो नाभिक का बाह्य कोश पर आकर्षण क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और यदि नाभिक का बाह्य कोश पर आकर्षण कम हो जाएगा तो यदि आप बाहर से इलेक्ट्रॉन को उसमें डालने चाहोगे तो अगर वो अंदर जाएगा भी तो कम मात्रा में ऊर्जा को क्या करेगा, वो बाहर निकालेगा, इसलिए उसके इजी का मान क्या हो जाता है, घट जाता है। तो ये सारी की सारी चीजें हैं, ये आवर्त की बात हो गई, ये बात हो गई किसकी, वर्ग की। थर्ड जो बात करते हैं अक्रिय गैसों में, तीसरा जो है अक्रिय गैस की अगर बात करें, अक्रिय गैसों का विन्यास, अक्रिय गैसों का विन्यास पूर्ण पूरित होता है। अक्रिय गैसों का विन्यास कैसा होता है, पूर्ण पूरित होता है। और अगर अक्रिय गैसों का विन्यास पूर्ण पूरित होता है तो इनके जो इजी का मान होगा, इनके इजी का मान कैसा होना चाहिए, फिर धनात्मक, तो धनात्मक होता है। मैंने आपको बताया कि जो अर्धपूरित और पूर्ण पूरित विन्यास होते हैं ये एक अस्थायी विन्यास होते हैं। अक्रिय गैसों की बात करें तो अक्रिय गैसों का जो पूर्ण पूरित विन्यास होता है या अस्थायी होता है। अगर आप इसमें इलेक्ट्रॉन डालने की कोशिश करोगे तो आपको बाहर से ऊर्जा देनी पड़ेगी और यह क्या होगा, उसके डेल्टा एस का मान कैसा हो जाएगा, धनात्मक हो जाएगा। क्लियर है सभी को, डेल्टा एस का मान क्या होगा, क्यों होगा, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन आप दोगे उसमें वह उसके अगले कोष में प्रवेश करेगा। Ns2 Np6 तो होते हैं उसके, यस सबसेल भी कंप्लीट होता है और पी सबसेल भी कंप्लीट होता है। यानी जो अगला इलेक्ट्रॉन आप डालोगे किसी नेक्स्ट सबसेल में जाएगा और उसके लिए अगर वो नेक्स्ट सबसेल में गया तो फिर न्यूक्लियस का उस सेल पर जो अट्रैक्शन लगने वाला है वह कम हो जाएगा। और अट्रैक्शन अगर कम हुआ तो अट्रैक्शन अगर कम होता है तो उस केस में इजी ई की वैल्यू क्या हो जाएगी, घट जाएगी। वही मैंने लिखा, यानी कि अक्रिय गैसों का विन्यास पूर्ण पूरित होता है, इनके इजी का मान क्या होता है, धनात्मक होता है। क्योंकि यहां पर आप लिख सकते हैं क्योंकि इलेक्ट्रॉन अगले उपकोष में प्रवेश करता है, इलेक्ट्रॉन अगले उपकोष में प्रवेश करता है। क्लियर है, इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, अगले उपकोष में प्रवेश करेगा। नेक्स्ट बात करें हम लोग, जो चौथा है, चौथा इसकी आवर्तता है। ये आपको मैं उम्मीद करता हूं कि ये आपको समझ में आया होगा। चौथी अगर बात करें हम लोग क्षारीय मृदा धातुओं की, क्षारीय मृदा धातुओं के इजी का मान भी धनात्मक होता है। क्यों धनात्मक होता है, क्योंकि इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वह Ns2 होता है। कितना होता है, Ns2 होता है, जो हीलियम की तरह अस्थायी होता है। हालांकि ये हीलियम के जितना अस्थायी नहीं होता है लेकिन हीलियम की तरह ही क्या होता है, ये अस्थायी होता है, क्योंकि इसका यस जो ऑर्बिटल होता है
वो क्या होता है, पूरी तरीके से कंप्लीट होता है। तो क्लियर है दोस्तों। यहाँ पर देखिए क्षारीय धातुओं, क्षारीय मृदा धातुओं के Eg का मान भी धनात्मक होता है, क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NH2 होता है, जो एक कंपेयर करने के लिए सिर्फ मैं इसे लिख रहा हूं दोस्तों, इसीलिए मैंने इसे ब्रैकेट में लिख दिया, जो हीलियम की तरह लगभग अस्थाई होता है। क्लियर है। हीलियम की तरह क्या होगा, अस्थाई होगा। यानी इसके भी यस सबसेल में 2 इलेक्ट्रॉन हैं। अगर यस में 2 इलेक्ट्रॉन है तो या आप जानते हैं पूरी तरीके से भरा है तो स्टेबल होगा। ये इतना स्टेबल नहीं होगा जो जितने इनर्ट गैसें होती हैं, लेकिन फिर भी उनसे कम स्टेबल होगा। यानी अगर आप इसमें भी इलेक्ट्रॉन डालने की कोशिश करोगे तो इसके लिए भी डेल्टा एस का मान क्या हो जाएगा, धनात्मक हो जाएगा। यानी मैंने 4 पॉइंट यहाँ पर बताया। मैंने पहला पॉइंट बताया कि आवर्त में यदि आप बाएं से दाएं जाते हैं तो Eg का मान बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा, क्योंकि उनके इलेक्ट्रॉन गेनिंग की पावर भी क्या होती है, बढ़ती है। क्लियर है। परमाणु का आकार क्या होता है, घटता है। दूसरा मैंने आपको बताया वर्ग में यदि आप ऊपर से नीचे जाते हैं तो Eg की वैल्यू क्या होगी, बढ़ेगी, सॉरी घटेगी। क्यों, क्योंकि परमाणु का आकार क्या होगा, बढ़ेगा। तीसरा मैंने आपको बताया कि जो अक्रिय गैसें होती हैं इनका विन्यास कैसा होता है, पूर्ण पूरित होता है। यानी इनके जो Age का मान होगा वह धनात्मक होगा। यदि आप इलेक्ट्रॉन उसमें डालना चाहोगे तो डेल्टा एस का मान क्या आएगा, धनात्मक आएगा। चौथा मैंने आपको बताया कि जो क्षारीय मृदा धातुएं होती हैं उनका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है वह NH2 होता है, जो हीलियम की तरह स्थायी होता है। इनके भी इसको भी हम लोग लिख सकते हैं इस प्रकार क्षारीय मृदा धातुओं का Ege धनात्मक होता है, खैर मैंने ऊपर लिखा भी था यहाँ पे, क्षारीय मृदा धातुओं के Eg का मान धनात्मक होता है। यानी क्यों धनात्मक होता है, क्योंकि यह भी हीलियम की तरह क्या होते हैं, अस्थाई होते हैं। तो एक बार से आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट इसका। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों और लेते हैं 5वां पॉइंट कि 5वां पॉइंट क्या है। तो 5वां पॉइंट देखिए, इसका 5वें पॉइंट की बात करें तो जो 5वां पॉइंट है ये नाइट्रोजन के संदर्भ में है। नाइट्रोजन और फास्फोरस, ये सारी चीजें आप जानते हैं कि जो नाइट्रोजन होता है, नाइट्रोजन का विन्यास अर्धपूरित होने के कारण इसके Ege का मान धनात्मक होता है। ऐसा होता है, ये धनात्मक होता है, इसके Ege का मान धनात्मक होता है। यानी नाइट्रोजन का विन्यास अर्धपूरित होने के कारण क्या होगा, धनात्मक होगा। क्यों, क्योंकि अर्धपूरित संरचना कैसी होती है, एक अस्थाई संरचना होती है। क्लियर है। और जब कोई भी अस्थाई है तो वह इलेक्ट्रॉनों को गेन करके अस्थाई क्यों बनना चाहेगा, तो इसलिए नाइट्रोजन का विन्यास अर्धपूरित होने के कारण इसके Ege का मान क्या होता है, धनात्मक होता है। इतनी चीजें क्लियर है। नेक्स्ट जो है, आप जानते हैं मैंने आपको बताया कि वर्ग में ऊपर से नीचे जाया जाए, वर्ग में यदि ऊपर से नीचे जाया जाए तो उस केस में Ege का मान क्या होता है, घटता है। लेकिन एक जगह पर यानी हैलोजन फैमिली में जो क्लोरीन की जो Ege का मान होता है या फ्लोरीन की तुलना में अधिक होता है। क्यों होता है, इसे समझते हैं। छठवां है Ege जो फ्लोरीन का है या कम होता है किसकी तुलना में,
EgE क्लोरीन की तुलना में। और यहां से सवाल पिछले TGT में पूछा गया सवाल था, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे आप स्टार लगा लीजिए इसे। ये कई बार एग्जामिनेशन में पूछा गया सवाल है TGT के, पिछली बार भी इसे पूछा गया सवाल था ये। तो देखते हैं इसके बारे में। तो देखो फ्लोरीन की अगर बात करें तो फ्लोरीन का आकार अत्यधिक छोटा होता है, यानी इसके बारे में अगर लिखना चाहें तो हम लोग लिख सकते हैं कि फ्लोरीन का आकार अत्यधिक छोटा होता है, जिससे बाह्य कोश में उपस्थित अत्यधिक छोटा होता है, जिससे बाह्य कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों का प्रतिकर्षण नाभिक के आकर्षण की तुलना में बढ़ जाता है। क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। प्रतिकर्षण क्या हो जाता है? वहां पे बढ़ जाता है न्यूक्लियस की तुलना में। नाभिकीय आकर्षण बल की तुलना में प्रतिकर्षण बल क्या हो जाता है? ज्यादा प्रभावी हो जाता है, जिसके कारण फ्लोरीन के EgE का मान क्लोरीन के EgE की तुलना में क्या हो जाता है? घट जाता है। अब इसको दो तरीके से हम लोग डिफाइन कर सकते हैं दोस्तों, एक तो प्रतिकर्षण को लेकर के, दूसरा देखें हम लोग, जैसे सपोज करिए कि फ्लोरीन है ये, और फ्लोरीन होता है कितना? 9, यानी इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें हम लोग तो 2 7 आएगा। कितना आएगा ये? 2 7 आएगा। जबकि फ्लोरीन की अगर बात करें तो क्लोरीन का होता है 17 और ये आता है 2 8 7। इसमें कोषों की संख्या 2 है और इसमें कोषों की संख्या कितनी है? 3 है। यानी अगर मैं इसका परमाणु बनाऊं तो ये इसका न्यूक्लियस है और एक सेल ये है इसका, एक दूसरा सेल ये है, ये फ्लोरीन का है। जबकि क्लोरीन की अगर बात करें तो एक इसका न्यूक्लियस है, एक सेल ये है, एक सेल ये है और एक तीसरा सेल ये है। ये फ्लोरीन है और इधर वाला क्या है? आपका क्लोरीन है। यहां पर देखिए एक इलेक्ट्रॉन और ये एक इलेक्ट्रॉन, इस तरीके से 7 इलेक्ट्रॉन इसके इस वाले कोष में है। 4, ये 5, एक ये 6 और एक ये 7। यहां पर देखो पहले वाले में इसके कितने इलेक्ट्रॉन है? 2। दूसरे वाले में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 8। दूसरे वाले कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या इसकी कितनी है? 8 है। और तीसरे वाले कोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या है क्लोरीन की वो कितनी है? 7 है। 5, एक ये 6 और एक ये 7। और देखो यहाँ पे दूसरा कोष जो है, ये दूसरा कोष ये तीसरे कोष की तुलना में छोटा है। दूसरा कोष तीसरे कोष की तुलना में क्या है? छोटा है। तो यहां पर जो इलेक्ट्रॉनों का जो घनत्व होगा, इलेक्ट्रॉन का घनत्व क्या होगा? यह अधिक होगा, जगह कम और इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या है? ज्यादा है। तो इलेक्ट्रॉनों का घनत्व भी क्या होगा? यहाँ पे ज्यादा होगा। लेकिन यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का घनत्व जो होगा, यह इलेक्ट्रॉन का घनत्व कम होगा। जब यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों का घनत्व ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉनों के बीच में लगने वाला जो प्रतिकर्षण बल होगा यह ज्यादा प्रभावी होगा, यानी कि प्रतिकर्षण बल अधिक प्रभावी होगा। अब ये प्रतिकर्षण बल क्यों अधिक प्रभावी होगा? क्योंकि इलेक्ट्रॉन पास पास होंगे। इलेक्ट्रॉन क्या होंगे? पास पास होंगे। एक एक चीज क्लियर करेंगे दोस्तों, इलेक्ट्रॉन कैसे होंगे? पास पास होंगे फ्लोरीन में। लेकिन यहां पर इलेक्ट्रॉनों का घनत्व कम है, यानी कि यहां पर ये जो प्रतिकर्षण है
या प्रतिकर्षण दिखाई दे रहा है आपको, प्रतिकर्षण कम दिखाई दे रहा, मैं यहां पे लिख दे रहा हूं, प्रतिकर्षण कम प्रभावी होगा। अब कम प्रभावी होने का कारण क्या है कि इलेक्ट्रॉन जो होंगे, इलेक्ट्रॉन दूर दूर होंगे। इलेक्ट्रॉन कैसे होंगे? दूर दूर होंगे। यहां पे क्लोरीन में, यानी यहां पर जो न्यूक्लियस फोर्स लगाएगा यह ज्यादा होगा। अगर न्यूक्लियस ज्यादा फोर्स लगाएगा और उसमें, यानी अगर आप इलेक्ट्रॉन डालना चाहो तो क्लोरीन आसानी से इलेक्ट्रॉनों को क्या कर लेगा? एब्जॉर्ब कर लेगा। लेकिन यहां पर अगर कोई आप इलेक्ट्रॉन प्रवेश करना चाहो तो प्रतिकर्षण जब ज्यादा है तो आसानी से प्रवेश कर पाएगा क्या? नहीं कर पाएगा। तो अगर आसानी से प्रवेश नहीं कर पाएगा तो इसके जो EgE की वैल्यू हो जाएगी या क्लोरीन की तुलना में क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। क्लोरीन की तुलना में कम हो जाएगी। तो सही क्रम क्या होगा? सही क्रम ये होता है कि Cl की जो EgE की वैल्यू होती है या फ्लोरीन की तुलना में ज्यादा होती है। फ्लोरीन की होती है ब्रोमीन से और ब्रोमीन का होता है आयोडीन से। और यह क्वेश्चन पिछला TGT में पूछा गया था। यह वाला क्वेश्चन पिछले TGT जो भी हुआ है उसमें ये पूछा गया सवाल है। तो ये था दोस्तों इलेक्ट्रॉन लब्ध एंथैल्पी। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको इलेक्ट्रॉन लब्ध एंथैल्पी अच्छे से समझ में आया होगा। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा आप मुझे लाइक शेयर कमेंट करके बताएंगे, क्योंकि आज का सेशन यहीं पर समाप्त करते हैं, क्योंकि आपकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी यहीं पर समाप्त हो जाती है। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो एक महत्वपूर्ण टॉपिक है वैद्युत ऋणात्मकता का, जिसे हम लोग वैद्युत ऋणता भी कहते हैं। बिल्कुल उसे भी जबरदस्त तरीके से पढ़ेंगे हम लोग दोस्तों। तो वीडियो आपको कैसा लगा आप मुझे लाइक शेयर कमेंट करके बताएंगे। और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे। तो कल फिर मिलते हैं दोस्तों। देन बाय टू ऑल ऑफ यू।